अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की हम वीडियो बनाएंगे रॉक्साड्यूस्टैट। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैंने थोड़े से नोट्स भी लिखे हैं, तो इसलिए आई बी सीइंग दिस, क्योंकि मैं बेसिकली एड्रेस कर रहा हूँ जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजी फेलोज हैं, डॉक्टर्स हैं। क्योंकि ड्रग कंपनी जब उन्हें अप्रोच करती हैं तो उनके पास बेचारों के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारा लिटरेचर वगैरह रिव्यू कर सकें। तो रॉक्साड्यूस्टैट पाकिस्तान में रिसेंटली अवेलेबल है। इट्स अ मेडिसन जिसकी वजह से अनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को आप ट्रीट कर सकते हैं। आपको पता है जब किडनी की बीमारी सीकेडी होती है तो एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी होती है। ट्रेडिशनली हम एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगाते हैं और अनीमिया को ट्रीट करते हैं। अब एक इसकी टैबलेट आई है पिल फॉर्म में, बड़ी प्रॉमिसिंग है इस सेंस में कि गोली खाएंगे रादर देन टीका। कुछ लोग टीका नहीं लगवा सकते, तो ये इसका नाम है रॉक्साड्यूस्टैट। बेसिकली ये वर्क करती है इनहिबिट करके हाइपॉक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर प्रोपाइल हाइड्रोक्सीलेज को, जिससे बेसिकली HIF जो है हाइपॉक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये हाइपॉक्सिया इंड्यूस करता है जिससे बॉडी के अंदर से एरिथ्रोपोइटिन बनती है, और एरिथ्रोपोइटिन आपकी हड्डियों पे असर करती है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है, रेड ब्लड सेल बनते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ती है, आपकी HB ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि स्टार्ट करने से पहले जो डॉक्टर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपने हर पेशेंट जिसको CKD है और हीमोग्लोबिन जिसकी कम है उसको शुरू नहीं करनी। सबसे पहले तो ये कि हीमोग्लोबिन कम से कम 10 से कम होनी चाहिए। दूसरा, बाकी कॉजेज़ रूल आउट कर लें। पाकिस्तान में थैलासीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, B12, फोलेट डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। आप पहले बाकी कॉजेज़ रूल आउट करें, कोई और डेफिशिएंसी है उसको ट्रीट करें ताकि इसकी ज़रूरत ना पड़े। दीज आर नॉट सेफ मेडिकेशन टू बी यूटिलाइज इन एवरीवन। कि आप बस नुस्खा लिख दें, जैसे आपने एम्लोडाइपिन लिखी है और आपका ख्याल है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनकी स्पेशली पाकिस्तान में दो तरह की पॉपुलेशन है जिसमें आप यूज़ करेंगे, जो डायलिसिस पे पेशेंट है और जो डायलिसिस पे नहीं है। अब आ जाए इनकी सेफ्टी कंसिडरेशन में बात करेंगे, इश्यूज़ क्या क्या है। नंबर 1, कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी। कुछ स्टडीज़ ने ये शो किया है कि ये वर्सेस एरिथ्रोपोइटिन जो इंजेक्टेबल है इक्वल इनके साइड इफ़ेक्ट या कार्डियक बैड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ ने ये शो किया कि इसके ज़्यादा हैं, स्पेशली उन लोगों में जो भी डायलिसिस पे नहीं है। तो कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है हाइपरटेंशन का, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स का, कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी का, सम ट्रायल्स हैव शोन कि इन CKD पॉपुलेशन नॉट ऑन डायलिसिस, जो भी डायलिसिस पे नहीं है उनमें ज़्यादा है। तो आपने पेशेंट को असेस करना है कि किस तरह का पेशेंट है। अगर वो हाई रिस्क है हार्ट डिजीज़ के लिए तो उसमें यू वुड लाइक टू अवॉइड। दूसरा कंसर्न है थ्रोम्बोटिक इवेंट्स का, क्लॉट्स बनने का लेग में और लंग्स में फिर क्लॉट जाने का। मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाई थी। एक पेशेंट को मैंने शुरू किया तो 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद उसकी लेग में DVT बन गया, जो कि मैंने एरिथ्रोपोइटिन के साथ हार्डली कभी देखा है। तो आपने मेक श्योर करना है जो लोग हाई रिस्क होंगे क्लॉटिंग के लिए उसमें यूटिलाइज नहीं करनी, स्पेशली इफ दे आर नॉट ऑन डायलिसिस येट। तीसरा रिस्क हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का है। वो दोनों पॉपुलेशन में बढ़ता है, वो एरिथ्रोपोइटिन के साथ भी बढ़ता है, इसके साथ भी बढ़ता है। शायद इसके साथ थोड़ा सा रिस्क बढ़ने का ज़्यादा है। चौथा इसका रिस्क फैक्टर है, सेफ्टी कंसर्न है, आयरन मेटाबॉलिज्म। इससे आयरन यूटिलाइजेशन बेहतर होती है। एक तरह से ये अच्छा इफेक्ट है कि CKD के ज़्यादा पेशेंट को अनीमिया भी होता है, आयरन की भी रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है, तो आयरन की बेहतर यूटिलाइजेशन से अनीमिया जल्दी करेक्ट हो सकता है, जिससे इसकी डोज कम हो सकती है। तो दिस इज़ अ गुड कंसर्न। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि डायलिसिस का पेशेंट है, एक तरफ आप IV आयरन लगाई जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये शुरू कर दिया है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि पेशेंट आयरन ओवरलोड में ना चला जाए। अगला कंसर्न या साइड इफेक्ट है लिवर डिसफंक्शन। कभी कभार कुछ केसेस में इसका जिगर पे भी इफेक्ट है, तो आप LFTs मॉनिटर करें। आखिर में कुछ इसके ड्रग इंटरेक्शन है, क्योंकि ये वही वाला जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम है उसको इनहिबिट करती है, उसके मेटाबॉलिज्म को। तो आपने देखना है कि किसी और ड्रग से इसका इंटरेक्शन तो नहीं है। अब आ जाती है बात डायलिसिस वर्सेस नॉन डायलिसिस की। तो जो करंट रिकमेंडेशन है एटलीस्ट US में, क्योंकि अमेरिका में एज ऑफ अक्टूबर 2023 तक तो ये प्रूव नहीं हुई थी फॉर डायलिसिस या नॉन डायलिसिस पेशेंट। फिर मेरा ख्याल है कि लेटली शायद डायलिसिस पॉपुलेशन के लिए प्रूव हुई है, नॉन डायलिसिस पॉपुलेशन के लिए अभी भी प्रूव नहीं हुई बिकॉज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क्स, मोर्टेलिटी, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स। लेकिन बाकी कंट्रीज में चाइना, जापान, यूरोपीय यूनियन,
यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, इन लोगों ने प्रूव किया। ये नहीं कि बुरी ड्रग है, उन्होंने प्रूव की है तो उन्होंने भी सारा डाटा देख के की होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा केवियाट ये है कि यूएस ने भी प्रूव नहीं की, एफडीए ने प्रूव नहीं की। मैंने खुद भी देखा है, इसका रिस्पांस हीमोग्लोबिन का उतना प्रिडिक्टेबल नहीं है जितना एरिथ्रोपोइटिन के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, रिस्क ऑफ डीवीटी क्लॉट ज़्यादा है। हार्ट अटैक का रिस्क तो थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए होता है, और कभी कभार किसी को हार्ट अटैक होता है तो नोबडी पेज अटेंशन कि वो किस मेडिसिन पे था, ये मेडिसिन शुरू हुई कि नहीं। इसके लिए हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू वार्न स्पेशली द यंग नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रेनीज के नी जर्क रिफ्लेक्स के तौर पे ड्रग कंपनीज की बातों में आके ना यूज़ करें। खुद डाटा देखें, खुद डाटा रिव्यू करें, देखें कि इससे रिस्क क्यों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो इसके सिमिलर 2 दूसरे ब्रांड हैं जो भी पाकिस्तान में नहीं आए, और फिर यूटिलाइज करें। और आइडियली तो पेशेंट से आपको डिस्कस भी करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि देयर इज स्लाइटली इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोटिक इवेंट्स और क्लॉट्स और ये और वो, और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है। तो लो रिस्क पेशेंट असेस करें, उसमें रिक्रूट करें। वो पेशेंट जिनमें कोई और किसी वजह से नीमिया, पहले उसकी ट्रीटमेंट कर लें। और जो ओल्ड इज़ गोल्ड एरिथ्रोपोइटिन ही को इस्तेमाल करें, स्पेशली सीकेडी पेशेंट जो भी डायलिसिस पे नहीं है। थैंक यू।